बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज एक बड़ा अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन केस लगा हुआ है। ये 3 रुकनी बेंच है और इस बेंच के ऊपर हुकूमत को बिल्कुल एतबार नहीं है। हुकूमत इस बेंच के ऊपर अटैक कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमले किए जा रहे हैं। यही वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिन्होंने 1 साल पहले एक सो मोटो नोटिस लिया और उसके नतीजे में शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान बन गए। उस वक्त ये तीनों जजेस मौजूदा हुक्मरानों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन अब इन 3 जजेस के ऊपर वो कंटिन्यूसली लगातार जो है वो मट्टी उछाल रहे हैं, लगातार उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लगातार उनकी तौहीन कर रहे हैं। ये किया जा रहा है, बल्कि उनको धमकाया भी जा रहा है। रेफरेंस भेजने की धमकियां भी वफाकी वजीर दे रहे हैं। लेकिन आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने भी अहकाम जारी किए हैं और इस्लामाबाद पुलिस, आपको आइडिया है कि एक पॉलिटिकल पार्टियों की पुलिस के तौर पे काम कर रही है। जितने कंटेनर्स हमने इन 11 महीनों में 12 महीनों में इस्लामाबाद में लगे देखे, इससे पहले हमने कभी नहीं देखे। इस्लामाबाद पुलिस जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस वक्त से किसी और के अंडर काम करना शुरू हो गई थी। इमरान खान साहब ने इसका शिकवा भी किया है कि जिस वक्त प्रिजन वैन मेरे घर के बाहर पहुंच गई और इंतजामिया हमसे ऑर्डर्स नहीं ले रही थी और जिस वक्त रात के वक्त अदालतें खुल गई, तो फिर मुझे आइडिया होना शुरू हुआ कि जनरल बाजवा उस तरफ से खड़े हुए हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर वो शामिल है। बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस का रोल आप सबके सामने है और पुलिस वाले जो हमें फर्दन मिलते हैं इस्लामाबाद में, वो इससे खासे परेशान है। वो नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, वो भी गरीब लोग होते हैं और वो नौकरी के हाथों मजबूर, रोज़ाना डंडे उठाकर, रोज़ाना वो सामान पहनकर और आंसू गैस लेकर पॉलिटिकल वर्कर्स के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो मजबूर होते हैं और फर्दन आप उनसे मिलें तो वो कहते हैं कि ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जो उनसे करवाया जा रहा है। हाँ, चंद पुलिस वाले और अफसरान ऐसे हैं जो ज़ाती तौर पर ये काम करना चाहते हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स की शाबाश लेने के लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए। लेकिन उनका इंशाल्लाह मुहासबा ज़रूर होगा। ये तमाम लोग कानून और आइन के मुताबिक कानून की गिरफ्त में आएंगे और पकड़े जाएंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। इस्लामाबाद पुलिस ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात सिरे समात होंगे या जिनको सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया की तरफ से इजाज़तनामा जारी किया गया होगा। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है और इसका नफाज बराबरी की सतह पर किया जाएगा। रेड जोन में तैनात पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन किया जाए। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी के मुतालिक फौरी तौर पर 15 पे इतला दें। ये पुलिस ने एक तरह का, आप समझ लें कि पहले से सर्कुलेशन जारी कर दिया या ट्वीट कर दिया है और इससे पता चल रहा है कि वो रेड जोन को सील करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब बहुत सारे वकला की जानिब से ये ट्वीट किया गया है, सहाफ़ियों की जानिब से भी बताया गया है कि वकला कल अपना पहला एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सुबह 11:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठेगी तो उसके बाद वकला की जानिब से इज़हार यकजहती भी किया जाएगा। और अगर हुकूमत ये गलती करती है कि जजेस के खिलाफ सिर्फ इसलिए रेफरेंसेस भिजवाए जाएं ताकि इलेक्शन को डिले किया जा सके या इंतखाबात से बचा जा सके, तो फिर भी इंतखाबात से तो नहीं बचेंगे, लेकिन ये अपने गले में एक बहुत बड़ी मुसीबत डाल लेंगे। वकला और अवाम की एक नई तहरीक शुरू हो जाएगी और उस तहरीक के नतीजे में इस हुकूमत की मकबूलियत मजीद नीचे गिर जाएगी और ये इलेक्शन में जाने के मजीद काबिल नहीं रहेंगे। अब आ जाए इस बात पे कि आज के दिन होगा क्या, ऑप्शंस क्या है। देखिए, पीडीएम ने पूरा जोर लगाया है, एक तहरीक चलाई है इन दिनों में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़ा तो वो नहीं देने वाले। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उन्होंने एक और मुअज़्ज़िज़ जज साहब के इस्तीफ़े की जब बात की तो वो खुद थोड़ा सा रंजीदा हो गए थे। तो इसका मतलब है वो इस्तीफ़े को कोई अच्छी ऑप्शन नहीं समझते। दूसरा, ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी थी कि फुल कोर्ट या फुल बेंच बनाया जाए, तो हो सकता है कि दोबारा दबाव डाला जाए कि फुल बेंच बनाएं। अब उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अगर फुल बेंच भी बनाना है तो फलां जज को बीच में ना रखें। तो मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं और फर्ज कर लेते हैं कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच से अलग होने वाले 6 जजेस को बाहर रखते हैं, ये 6 जजेस वो हैं जिनमें से 4 खुद अलग हुए और 2 को एतराज के बाद अलग किया गया। अगर ये 6 जजेस बाहर चले जाते हैं इस बेंच से और बाकी जो 9 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जानिब से, तो याद रखिएगा कि पीडीएम और उनके सहूलतकारों की चीखें आपको आसमान तक जाती हुई सुनाई देंगी और ये कहेंगे कि हम किधर फंस गए हैं। क्योंकि जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुनना ही नहीं चाहते केस को, तो फिर उनको बाहर रखा जाए। और जब जज साहिबान एक पार्टी के तौर पे सामने आ रहे हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, तो फिर उनको नहीं सुना जा सकता, उनको फिर केस के अंदर रखा ना जाए, फिर उनको रखा जाए जो बाकी रह गए हैं। और सारे जजेस को अगर डाल देंगे तो बाकी केसेस कौन सुनेगा। एक्चुअली ये डिले करना चाहते हैं, एक्चुअली ये इस मामले को लंबा करना चाहते हैं कि ये मामला नीचे से चलता चलता ऊपर जाए और ज्यादा से ज्यादा लंबा होता चला जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको, बल्कि अहमद पंसूता साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल पेश की है, और ये अमेरिकन अदालत का एक फैसला था रूजवेल्ट का। रूजवेल्ट जो है वो एक अमेरिकन सियासतदान थे, सदर थे, और उन्होंने जस्टिस हेवल्स को चैलेंज किया था और उन्हें बताया था कि चूंकि आपने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, अपने फैसले को आप नाफिज करके दिखाओ। तो उस पर जो जज थे उन्होंने तारीखी किस्म का एक बयान दिया था और उन्होंने कहा मैंने अपना फैसला दे दिया है, ये अमरीकी अवाम पर मुनहसर है कि वो अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को आईने पाकिस्तान के मुताबिक फैसला दे देना चाहिए। अवाम इसके ऊपर खुद ही अमल दरामद करवा लेगी, वकला भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। अवाम खुद उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करवा लेगी, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला दें और अहकामात जारी करें। क्योंकि देखिए, अदालत ने आज बुलाया किस किस को हुआ है। आज अदालत ने सेक्रेटरी खजाना को बुलाया हुआ है, आज अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को बुलाया हुआ है, आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा है कि हमारे सवालात के जवाब दिए जाएं। जो सवालात अदालत ने उठाए हैं उनके जवाब आज जमा करवाने हैं। सवालात क्या है? ये पैसे क्यों नहीं है जी आपके पास? खजाने की हालत क्या है? आप 20 अरब नहीं दे सकते। सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। इसकी क्या गारंटी है कि अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? और क्या 90 रोज से ज्यादा इलेक्शन आगे जा सकता है? आइन में इसकी कोई गुंजाइश है? बहुत सारे सवालात हैं और वो सवालात के जवाब जो हैं अटॉर्नी जनरल को देने हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सेक्रेटरी खजाना है उनसे पूछेंगे कि क्या इतना बड़ा मुल्क, 22 करोड़ का मुल्क, आप सिर्फ 20 अरब रुपए फराहम नहीं कर सकते? ये सवाल उठाया जाएगा आज और उनको देने पड़ेंगे पैसे। सेक्रेटरी दिफा से पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी फौज है आपके पास 6 लाख की, और आप उस फौज से एक सूबे का इलेक्शन नहीं करवा सकते। एक सूबे के इलेक्शन के लिए आप खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान से भी पुलिस और एफसी मंगवा सकते हैं, और पंजाब के अंदर तो खुद बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं। जब पूरे मुल्क में इलेक्शन होते रहे बदतरीन हालात के दौरान, तो आज निस्बतन बेहतर हालात में एक सूबे के इलेक्शन आप क्यों नहीं करवा सकते? तो ये बड़े मुश्किल सवालात हैं और ये चीजें आज के दिन में डिस्कस होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। अगर ये मामला इसी बेंच में इसी तरह आगे बढ़ता है तो अब हुसैन हक्कानी मैदान में उतरे हैं। हुसैन हक्कानी साहब के बारे में आप एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ माने जाते हैं, लेकिन आज एक और चीज क्लियर हुई है कि एक्चुअली ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी रवायती सियासी जमातों के बहुत करीबी शख्सियत हैं। जरदारी साहब के तो वैसे ही बहुत करीब हैं, तो अब इमरान खान की मुखालफत में क्योंकि वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब ये एस्टेब्लिशमेंट के हक में बयानात देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके मफादात इकट्ठे हैं ना, जो एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वही आज हुसैन हक्कानी भी चाह रहे हैं। यानी हुसैन हक्कानी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज खुद नोटिस का कानून इस उसूल की खिलाफ वर्जी करता है कि कोई केस पहले निचली सतहों पर सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में सुना जाए, निचली सतह पर पहले सुना जाए। एक बार सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले तो कोई दोबारा अपील नहीं हो सकती, इसलिए पहली सुनवाई अदालत उज़्मा में नहीं होनी चाहिए। देखिए मकसद क्या है, वो चाहते हैं कि निचली अदालत में हो, फिर अपील में जाएं, फिर एक और अपील में जाएं, फिर ऊपर वाली अदालत में आए, फिर अपील में जाएं, फिर अपील में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर अपील में जाएं। यानी वो ये चाहते हैं कि इसको इतना ज्यादा डिले करें कि अगले 6 से 8 महीने तक कम से कम अदालतों में अपीलें ही चलती रहें। अब ये तो आइन का मामला है। 2022 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे, तो उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि आज खुद नोटिस अच्छी चीज नहीं है? क्योंकि उस वक्त तो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना था। उस वक्त हुसैन हक्कानी ने नहीं कहा कि निचली अदालतें पहले सुनती और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता, तब नहीं कहा था, अब कह रहा है। वजह क्या है? क्योंकि मफादात सबके मिलते हैं।
इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही हुसैन हक्कानी साहब जैसे करैक्टर चाहते हैं, और वही सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान की जो 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातें हैं वो चाहती हैं। तो इनके मफादात एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यानी कल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिन्हें गद्दार कहती थी, आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और उनके मफादात हमें एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आइन शिकनी का कौन रोक रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रेफर कर सकती है। आइन की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। आइन पाकिस्तान 1973 में नाफिज किया गया था और इसको पास किया गया था। बड़ी मेहनत के बाद पाकिस्तान का आइन बना था। तो 1973 से लेके 2023 में 50 साल पूरे हो गए हैं। तो आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीबात इस हफ्ते शुरू की जा रही हैं। एक तरफ आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली और दूसरी तरफ आइन के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है इलेक्शन को डिले में डालकर। यानी आइन पाकिस्तान किसने बनाया? अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने। और नुमाइंदों को मुंतखब किसने किया? अवाम ने किया। तो अवाम को इंतखाब का हक ही ना दें तो फिर उस मुल्क में आइन क्या बचा? और उसी आइन जिसमें आप अवाम को इंतखाब का हक नहीं दे रहे, वोट डालने का या नुमाइंदे चुनने का हक नहीं दे रहे, उस आइन की आप गोल्डन जुबली बनाने जा रहे हैं। और उसमें इमरान खान को दावत दे रहे हैं कि आओ हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आइन की पामाली से रुकिए, आइन का एहतराम कीजिए, उसकी गोल्डन जुबली ना मनाइए बल्कि उसका एहतराम कीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। बहरहाल इमरान खान साहब अपनी पार्टी के जरिए से या खुद जाकर भी शामिल हो सकते हैं। इसमें शहबाज शरीफ को मेहमान खुसूसी रखा गया है और शहबाज शरीफ वो शख्सियत हैं जिनके भाई के लिए इस आइन को बार बार बदला गया और बार बार आइन को तोड़ा गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने उनके ऊपर जितने भी मुकदमा दर्ज हुए हैं, स्पेशली जो पंजाब के अंदर हैं, इस हवाले से मुकदमात खारिज करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। वो दरखास्त आज के दिन समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। और ये जो इमरान खान की आइनी दरख्वास्त है बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर की गई है। इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। सियासी बुनियादों पर एक ही नौइयत के मुकदमा दर्ज करके हरासा किया जा रहा है। अब तक 100 से ज़ायद केसेस दर्ज करके इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। 121 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ये आइन के आर्टिकल 4, 9, 15, 16 की खिलाफ वर्जी है। और ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट तमाम मुकदमात को खारिज करने का हुक्म दे। इमरान खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का तफसीली रिकॉर्ड तलब किया जाए और केस के हतमी फैसले तक दर्ज मुकदमात में कार्रवाई से रोका जाए। वैसे ये एक अच्छी ऑप्शन है। मैं भी अपने केस को ऐसे ही हाई कोर्ट में लेकर गया था। जब आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे हो जाते हैं तो फिर आपके ऑप्शन क्या होती है? या तो आप हर अदालत में भागते रहें, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, आपका शटलकॉक बन जाता है। आप इतना अदालतों में भागते हैं कि आपकी सारी तवानाई ज़ाया हो जाती है। ऐसे में आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप बड़ी कोर्ट में जाएं और वहां जाकर कहें कि हमारे सारे मुकदमात इकट्ठे करें, ये एक ही नौइयत के मुकदमे और हमें सजा दी जा रही है सिर्फ एक मुखालफत की बिना के ऊपर, लिहाजा इन मुकदमात को इकट्ठा करके सुना जाए और देखा जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान साहब ने इस फार्मूला के साथ बड़े शानदार वकील की खिदमत हासिल की हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में एक हुक्म जारी करेगी और इमरान खान साहब की सारी जो FIRs हैं, स्पेशली जो पंजाब के अंदर हैं, उनको तो कम से कम इकट्ठा किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं जी। दावा यह किया गया है कि सऊदी अरब के शाही खानदान ने बुलवाया। ये तो कंफर्मेशन मुझे आ गई है सऊदी अरब से कि नवाज शरीफ साहब 10 दिन वहां पे गुजारेंगे। वो पहले भी गुजारते रहे हैं और इस मरतबा क्योंकि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है तो सऊदी शाही खानदान मुख्तलिफ हुकूमतों को ये दावतनामे देते हैं। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। लेकिन क्या सऊदी शाही खानदान के किसी बड़े फर्द ने या किसी ने उनको दावत दी है? क्या उनकी कोई मुलाकातें हैं? इस बारे में मेरे पास कोई इतला नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे भी गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का लेटर या कोई ऐसी चीज जारी नहीं की। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जाएंगे सऊदी अरब, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे और वज़रा भी सऊदी अरब जा रहे हैं और वज़ीर आज़म ने, मरियम नवाज ने, इन सब ने भी जाना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नर का आप खाना देख लें, निगरान हुकूमतों की आप अयाशियाँ देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आप खाने देख लें, और एक तरफ आप देख लें कि गरीब आदमी जो है वो आटे के लिए किस तरीके से डंडे खा रहा है, आंसू गैस खा रहा है और उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं आटे की एक थैली के लिए। क्या ऐसे मुल्क के हुक्मरानों को ऐसी चीज़ें सूट करती हैं? आपने उम्रे पर जाना है तो ये VVIP उम्रे और ये सारी चीज़ें आप जाइए, जाके इबादत कीजिए और वापस आ जाइए। लेकिन जिस तरह आप पैसा लुटाते हैं, आप अवामी मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं लगते। इससे तो गरीब आदमी के अंदर गुस्सा पैदा होता है, इससे तो गरीब आदमी के अंदर जो है
वो एक रिएक्शन पैदा होता है कि जनाब हम गरीब लोग हैं, हम भूख से मर रहे हैं, इनकी अय्याशी खत्म नहीं हो रही और ये सरकारी उम्रें कर रहे हैं। अब ये उम्र सरकारी ना भी हो तो सरकारी प्रोटोकॉल तो सारा होता ही है ना, इसके साथ सरकारी प्रोटोकॉल तो इनको मिलता ही है। लिहाजा ये वक्त अपने गरीबों का हाथ थामने का है, ये वक्त अपने गरीबों का ख्याल रखने का है। आपको पाकिस्तान में रुककर पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए। वो नवाज शरीफ सऊदी अरब तक ट्रेवल कर सकते हैं लंदन से, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। यानी वहां जा रहे हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान की अदालतें कई सालों से बुला रही हैं, यहां से इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं और यहां आने का नाम नहीं ले रहे। आज उनके भाई की हुकूमत है फिर भी पाकिस्तान में नहीं आ रहे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये किस कदर बुज़दिली का शिकार हैं, इनकी क्या हालत हो चुकी है कि ये पाकिस्तान आने से डरते हैं। जो शख्स अपनी आवाम को मुसीबत के अंदर छोड़कर चला गया और जो शख्स बदतरीन हालात के बाद भी अपने कारकुनों और अपनी पब्लिक के लिए वापस नहीं आया, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उधर मरियम नवाज साहबा ने अजीबोगरीब बात कर दी है। खुजरात पास खुलने की खबर दे दी और यह कहा कि यह शहबाज शरीफ की वजह से खुला है, इमरान खान की वजह से बंद हुआ था। यार वैसे हद हो गई है इनकी भी, यानी हर चीज को इमरान खान के खाते में ही डालना है इन्होंने। यानी कोई चीज तो ऐसी हो जो कोरोना की वजह से खुजरात पास को बंद किया गया था, बकौल फवाद चौधरी के 8 महीने पहले का खुला हुआ है। हर चीज को जो है वो क्रेडिट लेने की आदत, और हर बुरी चीज का, यानी नवाज शरीफ की भी यही आदत थी, जो अच्छा हो जाए मैंने किया है, जो बुरा हो जाए मैंने तो पता ही नहीं, पता नहीं किसने किया है। अभी थोड़े दिन पहले मरियम नवाज कह रही थी ये गवर्नमेंट ही हमारी नहीं है, हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, ये मेरी हुकूमत नहीं है। और अब कह रही है शहबाज शरीफ ने खुजरात पास खोल दिया, वो फवाद चौधरी ने पोल खोल दिया, उन्होंने कहा 8 महीने पहले का वो खुला हुआ है। ये तो इनके हालात हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल।